हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 4 ट्राई करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। उफ मेरे खुदाया, ये क्या मुसीबत है। एक तो मिनहा भी कॉल अटेंड नहीं कर रही, वो बता तो देती कि इस घस भर के दुपट्टे को कैरी कैसे करना है। आयला शॉपिंग करके लाई गए कपड़ों को पहनने की प्रैक्टिस करते हुए अच्छी खासी झंझला गई थी। कितनी बार तो दुपट्टा पैरों में अटक जाने की वजह से वो गिरते गिरते बचे थे। अगर मीर जैन हैदर आयला जैसी लड़की को ये सब अपने लिए करते देख लेता तो कभी उसकी मोहब्बत का इनकार नहीं कर पाता। आयला ने शर्ट के नीचे मेरून कलर का ही ट्राउजर पहन रखा था, जिस पर व्हाइट कलर की कढ़ाई से बहुत ही नफीस काम किया गया था। ड्रेस का बड़ा सा दुपट्टा शानबा फैलावे, कान में मेरून कलर के ही टॉप्स पहने, बालों को पिन्स की मदद से हेयर स्टाइल बनाकर चुटिया में बंद करके आगे की तरफ कांधे पर डाले वो हुसन का पैकर एक मश्क की लड़की ही लग रही थी। आयला ने मुलाजिमा को बुलाकर अपनी चंद अच्छी अच्छी पिक्चर्स बनवाई और होंठों पर मुस्कुराहट सजाए जिया के नंबर पर सेंड कर दी थी। साथ ही एक मैसेज भी भेजा था कि प्लीज बहुत अर्जेंट है, ओपन इट। पीर जियान हैदर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में बिजी था, बार बार नोटिफिकेशन आने की वजह से उसने एक अजनबी नंबर से मैसेज देकर ओपन किया, मगर सामने मौजूद तस्वीरें देखकर उसका दिमाग घूम गया। जैसे ही आलिया ने देखा कि जिया ने पिक्चर सीन कर ली है, उसी वक्त उसने कॉल करना शुरू कर दी। लेकिन इस वक्त वो आयला को उसका जवाब नहीं दे सकता था, इसलिए फोन ऑफ काट के वापस मीटिंग की जाना मुतवज्जो हुआ था। तुम जैसी पागल और जिद्दी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। जब मैंने तुम्हें बोला है कि मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो ये सब बेवकूफियां करने का क्या मतलब बनता है। मीटिंग के बाद फोन ऑन करते हुए उसने आयला की 20 मिस कॉल्स मौसूल थी, जिसकी वजह से बाकी कामों से पहले उसने आयला का दिमाग ठीक करने का सोचा था। इंटरेस्ट पैदा करने के लिए तो कर रही हुई है सब। इतनी मेहनत से तैयार होकर तुम्हारी तस्वीरें बनाई, मगर बजाय तारीफ करने के तुम मुझे डांट रही हो। वैसे अगर किसी ने मुझसे पूछा ना कि संगदिली की इंतहा क्या होती है, तो मैं तुम्हारा नाम लूंगी, मीर ज़ैद हैदर लघवी। मैंने तो तुम जैसे खटोर और बेहिस इंसान आज तक नहीं देखा। आयला हसबत वक्त ज्यादा वैसे ही जवाब सुनकर बेदली से सोफे पर जा बैठे थे। जब मेरे बारे में इतना कुछ जान चुकी हो तो जो पीछे क्यों नहीं हट रहे। आयला, इकरा, मैं तुम्हें एक बार फिर समझा रहा हूँ कि ये सब करना छोड़ दो। इस तरह करके तुम मेरी नजरों में अपनी जात का वकार ही खो रही हो। ज़ाहिर सख्त लहजे में कहते हुए बिना आगे से उसकी बात सुनने में कॉल काट देते। आयला ने दुपट्टा उतारकर दूर उछालते हुए सोफे की बैग से सर ढका दिया था और मोबाइल पर जिया की उसके सोशल अकाउंट से लिखे एक तस्वीर निकाल कर देखने लगी थी। आज इतने साल बाद आयला की आंखों में हल्की सी नमी आई थी। अपनी मामा की डेथ के बाद उसने खुद को बहुत बेहिस और पत्थर दिल का लिया था। किसी को अपने दिल तक रसाई नहीं दी थी कि कोई उसे हर्ट ना कर सके। मगर कहते हैं ना कि मोहब्बत पर कभी किसी का इख्तियार नहीं होता। कभी भी किसी भी वक्त आपके दिल पर उतरकर ऐसा अपने शहर में जकड़ लेती है कि इंसान बेबस हो जाता है, कुछ सोचने समझने के काबिल नहीं रहता। और आयला इकराम भी मोहब्बत का वार नहीं सह पाए थे। मीर, आज तक मेरी जिंदगी में कभी कोई ख्वाहिश, कोई चाहत नहीं रही। तो मेरी पहली और आखिरी ख्वाहिश और मेरी अवली चाहत हो। प्लीज इतनी बेदर्दी से मत ठकराओ मुझे। अगर इस बार टूटी तो शायद फिर कभी ना जुड़ पाओ। आयला की आंख से एक आंसू उसके गाल में फिसल आया था, मगर गिरने से पहले ही आयला ने उसे बेदर्दी से रगड़ डाला था। नहीं, मैं ऐसी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हार सकती। मैं मीर को अपनी मोहब्बत परवाह करके जरूर दिखाऊंगी। वह मुझसे मोहब्बत भी करेगा और मेरी मोहब्बत पर यकीन भी। आयला पूरे दिल से उसे अज़्म करती हुई भीगी आंखों के साथ ही मुस्कुरा दी थी। हशाम मिर्जा को अपने एक खुफिया फ्लैट पर ले आया था, जिसके बारे में उसके चंद एक फैमिली मेंबर्स के अलावा किसी को नहीं पता था। हशाम ने मिर्जा को ब्लैक चादर में लिपेट कर कांधे पर डाल रखा था। मेन डोर लॉक करते हुए वो एक रूम की जानब बढ़ गया था। पैर पर मिर्जा को लुटाकर वह जैसे ही पलटने लगा, अचानक उसकी नजर मिर्जा की गुलाबी कलाइयों पर पड़ी थी, जो रस्सियों की वजह से बुरी तरह से छिल चुके थे। कलाइयों से होती हुई हशाम की नजर मिर्जा के चेहरे की जानब उठी थी। घनी हमदर्द स्या पलके उसकी बंद आंखों पर स्याह की हुई थी। छोटी सी ठंड सी लाल होती हुई सतूना कटावदार गुलाबी होठ, जिसकी नरमाहट को एहसास से देखने से ही हो रहा था जिनकी नरमाहट का एहसास देखने से ही हो रहा था। फूले फूले गुलाबी रुखसार उसके हसीन चेहरे को मजीद दिलकश बना रहे थे। और एक चीज जिसने उसके हुस्न को मजीद चार चांद लगा दिए थे, वो था मिन्हा की थोड़ी पर मौजूद छोटा सा नन्ना मुन्ना सा घड़ा। हशाम की नजरें बिला इरादा वहां अटक कर रह गई थी, मगर फोन ही खुद को सर्दिश करते हुए हशाम ने अलमारी की जानब बढ़ते हुए वहां से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला था। बेड के करीब चिमट रखते वो मीना के पास आ बैठा था, उसकी खिलाई थाम कर जाम साफ करने लगा था। इस तरह हशाम ने एक नजर भी मीना के जन्म नहीं देखा था। उसने एक हाथ से मीना की खिलाई थामी हुई थी और हैरान भी हो रहा था कि किसी की जिल्द की इतनी सॉफ्ट कैसे हो सकती है। हशाम ने बहुत ही नर्म हाथों से उसे पकड़ा हुआ था कि कहीं जोर से पकड़ने पर वो और भी निशाना पड़ जाए। दोनों कलाई पर बट्टी बांधकर उसने मिन्हा के ऊपर कमल फैला दिया था। वो घड़ी की जानब देखा था। इस काम में उसके पूरे 10 मिनट जाया हो चुके थे, जो उसके लिए बहुत ही कीमती थे। वो एक पल के लिए हैरान हुआ था कि इतनी केयर क्यों कर रहा है वो उस लड़की की, मगर फिर इंसानियत के एहसास के तहत ये सब करने का खुद को रीजन देते वो रिलैक्स हुआ था। अच्छे से डोर ला करते वो वहां से निकल आया था। उसे बहुत
अर्जेंट काम था। वो मिन्हा के होश में आने तक का वेट नहीं करता था। ड्राइविंग करते हुए भी उसका दिमाग मिन्हा के जाने पटक रहा था कि आहर उस लड़की को कब तक प्रोटेक्ट करेगा, जिसके आगे की जिंदगी बहुत ज्यादा टफ होने वाली थी, जिसका बहुत से दरिंदे घात लगाए उसके बाप का बदला लेने बैठे हुए थे। बिन्हा ने कसमसाते हुए आंखें खोल दी थी। उसका सर दर्द से फट रहा था। एक हाथ से सर को मसलती हुई उठ बैठी थी, लेकिन अनजान जगह देखकर उसका दिमाग चकरा गया था। वो भागकर कमल हटाते हुए दरवाजे की जाने बढ़ी, जिसे खुला पाकर उसकी खुशी की इंतहा ना रही थी। कमरे से निकलकर आगे बड़ा सा लॉन्च था। बिन्हा भागते कदम से अबूर करते हुए मेन डोर की जाने बढ़ी थी। वह जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहती थी, लेकिन मेन डोर लॉक देकर उसका सारा जोश हवा हुआ था। हिम्मत ना होते हुए उसे तमाम रूम की खिड़कियां भी चेक की थी, मगर वहां से निकलने का कोई रास्ता ना पाकर बिन्हा रोते हुए फर्श पर बैठती चली गई थी। पिछले कुछ घंटों में गुजरे वाकयात एक फिल्म की तरह उसके ज़हन के पर्दे पर चलने लगे थे। मिन्हा को याद आया था कि आखिरी बार उसने अपने पास जिस नकाबपोश को देखा था वो तो पुलिस वाला था, जिसे मिन्हा की पिछले दिनों 2-3 दफा तो मुलाकात हो चुकी थी। तो क्या मुझे उसने किडनैप किया है? मगर वो जो किडनैप क्यों करेगा? उसकी तो मुझसे क्या दुश्मनी है? वो तो है भी एक पुलिस वाला। या अल्लाह जी प्लीज यहाँ से निकलने में मेरी मदद करें। पापा जी कहाँ है आप? आपकी बेटी मुश्किल में है, आप क्यों नहीं पहुंचे अभी तक मेरे पास? प्लीज पापा जानी जल्दी से आ जाए मेरे पास, मुझे बहुत ही डर लग रहा है यहाँ। पता नहीं वो शख्स मुझे यहाँ क्यों लाया है, या क्या दुश्मनी है उसकी मुझसे, क्या करना चाहता है। वो मीना मुसलसल आंसू बहाने में मसरूफ थी, जब उसकी नजर अपनी दोनों कलाई में बंधी हुई पट्टी पर पड़ी थी। एक पल के तो वो हैरान रह गए थे, ये इतनी अनायत किसने की मुझ पर? कहीं वो शख्स मेरे करीब तो नहीं आया? और ये सब हो क्या रहा है? मीना भी टांगे सीने से लगाए घुटनों के गिर्द बाजू का हिसाब बनाकर उसमें सिमटी मस्जिद खौफजदा हुई थी। उसे याद था कि जब वो रस्सियों से बांधी हुई थी तो उसकी कलाइयों बुरी तरह से छिल गए थे। तो फिर उसका कोई दुश्मन तो उसके जख्मों पर मरहम नहीं रखेगा ना? उसके समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। हशाम केस में इस कदर मसरूफ हो गया था कि उसे फारूक होते होते रात के 12 बज गए थे। वो घर की जानब निकल आया था, लेकिन अचानक मिनरा का ख्याल आते ही उसने गाड़ी अपने फ्लैट की जानब मोड़ दी थी। ओ शीट, उस लड़की के बारे में तो भूल गया कैसे मैं। कितना टाइम हो चुका है, होश पे तो आ चुकी होगी। हशाम तेज तेज ड्राइविंग करता हुआ अपने फ्लैट तक आ पहुंचा था। फ्लैट के अंदर दाखिल होते ही हशाम को हर तरफ अंधेरा छाया हुआ नजर आया था। हशाम लाइट ऑन करता हुआ अंदर रूम की जानब बढ़ा था, जहां वो मिर्रा को छोड़कर गया था। पैर बिल्कुल खाली देखकर हशाम को तशवीश हुई थी, लेकिन कमरे के एक कोने में दीवार के साथ टेक लगाकर बैठे वजूद पर नजर पड़ते ही वो रिलैक्स होते उसकी जानब बढ़ा। हशाम को वो सुकर सिमर का घुट्टू में सर दिए बैठी हुई बिल्कुल बेसत लगी थी। एक दो आवाजों पर रिस्पॉन्स ना पाकर हशाम ने उसके पास बैठे हुए खोले से उसका बाजू हिलाया था, जिस पर मिर्रा फौरन नींद से बेदार हुई। एक पल के लिए अजनबी नजर से हशाम को देखने के बाद मिर्रा आंखों में खौफ बड़े फुर्ती से अपनी जगह से उठती हुई दूर जा खड़ी हुई थी। हशाम को उसकी नजरों में अपने लिए ये खौफ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। आप आपने क्यों किडनैप किया मुझे? मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? प्लीज मुझे जाने दे, मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ। मीना दीवार के साथ लगकर खड़ी डरी और खौफजदा आंखों में आंसू लिए हुए हशाम से मुखातब थी। व्हाट? मैंने तुम्हें किडनैप किया है? अमेजिंग, यहाँ महाफज को ही लुटेरा समझा जा रहा है। हशाम भी अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। तो आपने मुझे यहाँ कैद क्यों कर कर रखा हुआ है? और प्लीज आप मेरे करीब मत आए। हशाम जिसे समझाने के लिए एक चंद कदम आगे बढ़ा था। मीना की पापा उसका दिमाग अच्छा खासा घूम गया था। ये तो उस लड़की की हेल्प कर रहा था, ऊपर से यही उसे गलत भी बोल रहे थे। ये तुम एक दिन में यहाँ कैद होकर अपने हवास तो बिल्कुल नहीं खो बैठी। हाँ, मैंने ही किया है तुम्हें किडनैप, और अब सोच लो कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। हशाम मीना की हिन्नी जैसी डरी से अपनी आंखों में जानता हुआ उसके करीब आ गया था, जिस पर मिनरा का खौफ मजीद बढ़ गया था। आप दूर रहे मुझसे, आपको शर्म नहीं आती एक पुलिस ऑफिसर होकर ऐसी हरकत करते हुए? मीना ने उसके दोनों बाजू कांधों पर डालते हुए उसे दूर करना चाहा, जिसके अल्फाज और हरकत से मजीद तैशमत हुए हशाम ने उसके दोनों कलाइयां पकड़कर दीवार से लगा दी थी। अच्छा, तो क्या नाजेबा हरकत की है मैंने तुम्हारे साथ, जो मुझे शर्म आनी चाहिए? मीरा बोलना कुछ चाहती थी और बोल कुछ रहे थे। हमेशा इस पुलिस वाले साहब सामने होते हुए वो उल्टा सीधा बोलती और करती थी। अभी भी यही हुआ था। बेवकूफ लड़की, मैंने तुम्हें किडनैप नहीं किया, प्रोटेक्ट किया है। जब तक तुम इस फ्लैट के अंदर हो बिल्कुल महफूज हो। उस एक कदम ही बाहर निकाला तो तुम्हारी ताक में बैठे हुए दरिंदे छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। इसलिए मुझ पर इल्जाम लगाने की बजाय मेरी एहसान मंद रहो कि तुम्हें वहां इन किडनैपर के जंगल से बचा कर लाया हूँ। हशाम ने गुस्से से कहते हुए मीना के आगे पूरी बात क्लियर कर दी थी। हशाम का चेहरा मीना के चेहरे के बहुत ही करीब था। उसके दोनों कलाइयां पकड़कर दीवार के साथ लगाए हुए हशाम तकरीबन उसके ऊपर झुका हुआ था। तभी दर्द के एहसास से मीना की आंखों में आंसू उतर आए थे। वो अभी भी इसी कशमकश में थी कि अगर ये शख्स वाकई उसका महफूज है तो उसे घर क्यों नहीं लेकर गया, यहाँ क्यों लेकर आया, और उसके बाबा को क्यों नहीं बुलाया उसके पास? वाई आर यू क्राइंग? हशाम मीना की आंखों में आंसू देखकर कुछ ढीला पड़ा था। ये मासूम लड़की तो कुछ ज्यादा ही नाजुक थी, जरा सी तेज लहजे में बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। हशाम के सवाल पर मीना ने अपनी दुखती कलाइयों की जन्म देखा था, जिसका ख्याल आते ही हशाम ने फौरन उन्हें आजाद कर दिया था।
अगर बाकी के इल्जामात तुम बात के लिए रख लो और बाहर आकर कुछ खा लो तो ज्यादा बेहतर होगा। बिना किसी नहरे के आराम से आकर खाना खा लो। कल से तुम भूखी हो, इसलिए इनकार करके मजीद नुकसान मत करना। मैं उसके बाद खाने के लिए नहीं खाऊंगा। आशाम उस सख्त लहजे में वार्न करता बाहर निकल गया था। मीना रोती हुई आंखों से दरवाजे की जानब देखा था, जहाँ से अब भी वो गया था। कितना बेमरबत और अजीब इंसान है ये। सीधी तरह बात बताने की बजाय पहेलियां बुझवा रहा है। या अल्लाह जी, प्लीज मुझे जल्दी से यहाँ से निकाल दे। मैं इस रूड इंसान के साथ नहीं रह सकती। मिन्हा दिल ही दिल में हशाम की खूबियां गिनवाते हुए यहाँ से निकलने की दुआई करते बोली। वह हशाम की बात सुनकर किसी हद तक रिलैक्स हो चुकी थी, मगर उसकी यहाँ मौजूदगी और पुरतपिश नजरों से घबराई हुई भी बहुत थी। डाइनिंग टेबल के करीब पहुंच गया। मीना की नजर हशाम पर पड़ी थी, जो शायद पैर से ही खाना लेकर आया था और बिरयानी अपनी प्लेट पर डाले हुए मजे से खाने में मसरूफ था। मीना को बहुत ज्यादा भूख लगी हुई थी और वह भूख की बहुत ही कच्ची थी, इसलिए आराम से वो बाहर आ गई थी। मगर सामने बिरयानी देखकर उसकी सारी भूख उड़ चुकी थी। मिन्हा शायद दुनिया की ऐसी अजीब महलूक में से एक थी जिसको बिरयानी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसको देखने से पेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा और ना ही यह खुद उड़कर पेट में जाएगी। आगे बढ़कर खुद ही खाना पड़ेगा उसे। मिन्हा को कितनी देर एक जगह पर जमा देकर हशाम ने उसको टोका था। लगता है इस बंदे ने बिना तर्ज किए बात करना सीखा ही नहीं है। मिन्ना एक नजर दोबारा खाने में मसरूफ हशाम को घुटते हुए चेयर पर आ बैठी थी। हशाम खाना खा चुका था, जबकि उसकी नजर चम्मच में से 4-5 दाने चावल के ढककर मुंह तक ले जाते हुए देखा था। उसकी प्लेट में थोड़ी सी मिकदार में बिरयानी मौजूद थी, जिसके साथ कब से यही वो शुगर कर रहे थे। हशाम अपनी फेवरेट डिश के साथ इतनी बेहरुम से देखते होते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए आगे बढ़कर हशाम ने 2 चम्मच बढ़कर बिरयानी की मिन्हा की प्लेट में डाल दी थी। मिन्हा जो पहले ही बिरयानी खत्म करने में हलकान हो रही थी, हशाम की इस हरकत पर हक्का बक्का से लाई गई थी। इसके साथ खेलने के लिए नहीं, इसे खाने के लिए लाए हूँ। जल्दी से इसे खत्म करो शाबाश। जब तक ये प्लेट खाली नहीं होगी, ना तुम यहाँ से हिलोगी और ना मैं। हशाम मजे से कुर्सी टेक लगाता हुआ सीधा होकर बैठ गया था। मिन्हा चंद लम्हे बेबसी से उसको देखने के बाद बामुश्किल खाना खाने लगी थी। हशाम की नजरें इस दान पान से लड़की पर थी, जो कल से भूखा होने के बावजूद अभी भी खाने से निकाली थी। उसकी आंखों में हल्की सी नमी भी तैर रही थी, जिसका रीजन समझते वो कासर था। एक बार फिर मिन्हा ने दिलकश नकूश में खो गया रहा था। मिनहा ने कुछ स्पून्स के बाद हार मान ली थी कि वो मजीद नहीं खा सकती। उसकी कलाइयों में दर्द हो रहा था। इतनी बिरयानी खाना उसकी हिम्मत से कहीं ज्यादा था, जिस पर बिना मजीद फोर्स किए आज काल आ जाने की वजह से हशाम वहां से उठ गया था। हशाम को कमरे की जानब देखकर मीना की नजर मेन डोर की तरफ गई थी और एक ख्याल के तहत खुश होते हुए जल्दी से उस जानब आ गए थे। मेन डोर खुला हुआ देखकर मीना की खुशी की इंतहा ना रही थी। एक भी लम्हा जाया कि बगैर उसने वहां से निकलना चाहता, जब पीछे से दरवाजे पर जोरदार दबाव डालते हुए हशाम ने मीना की कलाई से पकड़कर अपनी जान कहते हुए डोर लॉक कर दिया था। अपने पकड़े जाने पर और हशाम की आंखों में गुस्सा देखकर मीना नजर झुका गए थे। जब मैंने तुम्हें बताया है कि यहाँ से निकल तुम्हारे लिए कितने खतरे की बात है, फिर भी ये हरकत करने की वजह तुम वाकई इतने बेवकूफ हो या सिर्फ मेरे सामने शो करती हो। हशाम उस पर गुस्सा नहीं करना चाहता था, लेकिन उसकी पूरी कोशिश थी हशाम को गुस्सा दिलवाने की। मैं बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं हूँ, इसलिए आपकी झूठी बातों में भी नहीं आ रही। मुझे जहाँ इस तरह आपके साथ अकेले नहीं रहना और ना ही मुझे आपकी किसी बात पर ट्रस्ट करना है। अगर मैं वाकई खतरे में होती तो मेरे पापा जानी मुझे तक जरूर पहुंच जाते। मीना आहरकार खुद में हिम्मत करते कब से दिमाग में चलती बात बोल गई थी। तो मोहतरमा मीना शबाज साहिबा, तुम ही कान खोल कर सुन लो कि मुझे भी कोई शौक नहीं है किसी गैर लड़की को इस तरह अपने पास रखने का, लेकिन मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ बिल्कुल भी नहीं हूँ कि जज्बाती होकर कुछ भी बोल दूं और कर दूं। और जहां तक रही बात तुम्हारे बाप की, तो क्या पता तुम्हारे इस तरह यहाँ होने का रीजन भी वही हो। हशाम चेहरे पर तनसिया मुस्कुराहट सजाए हुए बोला, मैं चाहता भी नहीं हूँ कि तुम मुझ पर ट्रस्ट करो, क्योंकि तुम मेरे नजदीक कोई अहमियत नहीं रखती। लेकिन मजबूरी ना होती तो मैं तुम्हें एक मिनट भी यहाँ पर ना रखता। लेकिन अफसोस मैं इतना बेहिस भी नहीं हूँ। एनीवे, मैं इस बात में गलत हूँ कि अपनी फैमिली को छोड़कर तुम्हारी तन्हाई का सोचते इंसानियत के नाते यहाँ आया, मगर तुम इस काबिल नहीं हो। हशाम अगले ही लम्हे मीना की बातों का मुंह तोड़ जवाब देते हुए अच्छी तरह से उसकी अहमियत याद करवा गया था। किचन में खाने का सारा सामान मौजूद है। लॉन्च में टेबल पर पड़ी हुई डायरी में मेरा नंबर लिखा हुआ है, किसी भी प्रॉब्लम में तुम इस नंबर पर कॉल कर देना। हशाम हटा देता हुआ बिना उसकी जानब देखे हुए उसे सर पर करता दरवाजे की जानब बढ़ा था। मुझे यहाँ नहीं रहना, बाहर निकला है यहाँ से। मीना आंखों में आंसू बड़े हुए गुस्से से बोलते हुए हशाम को बहुत ज्यादा क्यूट लगी थी, क्योंकि मीना का गुस्सा हशाम के नॉर्मल बात करने जैसा था। उसे लड़की में हमेशा से कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। यही वजह थी कि अपने फैंसी फाइका से भी उसकी बोलचाल बहुत ही कम थी, मगर ये लड़की जबरदस्ती उसकी तवज्जो हासिल करने की कोशिश कर रही थी। फिलहाल ऐसा नामुमकिन है। हशाम उसकी बेगी नम आंखों की जानब एक भरपूर नजर डालता हुआ वहां से निकल गया था। ये मिन्हा कहाँ है? कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रही? आयला को 2 दिन हो चुके थे मिन्हा से मिलने बात किए। उसके घर के नंबर पर भी कॉल कर चुके थे। इस पर मुलाजमीन का यही कहना था कि हम कुछ नहीं जानते, लेकिन ये जानकर कि शहबाज अंकल भी घर पर नहीं है, आयला को यही लग रहा था कि वो शायद उनके साथ ही किसी ट्रिप पर निकल चुकी है। मिन्हा की बच्ची, एक बार वापस आ जाओ, पूछ लूंगी तुमसे। बिन बताकर जाने पर
आयला फोन बेड पर फेंकती हुई बाहर निकल गई थी जब फाहरा बेगम उसके कमरे में दाखिल हुई थी। तुम तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे कमरे में मत आया करो, एक बात समझ में नहीं आती क्या? आयला फाहरा बेगम को देखने के बाद अपनी नफरत पर काबू नहीं रख पाती थी। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे इस कमरे में आने का। मैं तुम्हारे बाप के कहने पर सिर्फ इतने बताना आई हूँ कि तुम्हें कल लड़के वाले देखने आ रहे हैं, घर पर ही हो ना, कहीं आवारागर्दी करने ना निकल जाना। फाहरा बेगम भी उसी के अंदाज में नफरत भरे लहजे में बोली, जबकि उनकी नजरें आयला की ड्रेसिंग पर थी। हमेशा बोर्ड ड्रेसिंग करने वाली आज हैरत अंगेज तौर पर सी ब्लैक कलर की बहुत सी खूबसूरत सी लॉन्ग शर्ट, जिसके दामन, गले और बाजू पर बुटीक स्टाइल में बहुत ही नफीस एम्ब्रॉयडरी का काम किया गया था, ब्लैक की ट्राउजर पहने में दुपट्टे को एक कंधे पर डाले वो बे इंतहा हसीन लग रही थी। ब्लैक कलर के खुसे में दमकते उसके दूधिया पैर किसी को भी अपनी असीब बना सकते थे। तो जैसे मेरे बाप का पैगाम लेकर आई हो ना, वैसे ही मेरा भी उन तक पहुंचा दो कि मैं उनकी मर्जी से शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगी। जब और जिसके साथ मेरा दिल चाहेगा मैं उसी के साथ शादी करूंगी। आयला अपना मूड हड़ाम नहीं करना चाहती थी, इसलिए मजीद कोई भी बात सुनने बगैर वहां से निकल आई थी। हशाम अपने ऑफिस में था जब उसके सेल पर एक अनजान नंबर से कॉल आने लगी थी। एसपी हशाम गुर्देती स्पीकिंग। हशाम की गंभीर गंभीर आवाज स्पीकर पर उभरी थी। एसपी हशाम गुर्देती, बहुत गलत किया है तुमने मुझे धोखा देकर, उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। रफीक नियाजी की पुनकारती हुई आवाज हशाम के कानों से टकराई। हाँ हाँ हाँ, यही तो फर्क है मुझ में और तुम जमीन फरमोशों में कि तुम लोग धमकी देते हो और मैं कर कर दिखाता हूँ। क्या हाली हवाली धमकियां देने के लिए फोन किया है मुझे? हशाम गुर्देती ने उसका मजाक उड़ाया था। नहीं, एक ऐसी बात बताने के लिए फोन किया है जिसे सुनकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे और इस लड़की का तुम खुद मेरे हवाले करोगे। रफीक नियाजी अपनी नई चाल चलने को तैयार था। क्या मतलब, क्या कहना चाहती हो तुम? हशाम मिन्ना का नाम सुनकर अलर्ट हुआ था जब इस टाइम दरवाजा ना करते हुए पियन उसके आगे एक इनवेलप रखा गया था। मेरा तोहफा पहुंच तो गया होगा ना तुम तक? नकानामा है जमीरा और शहबाज खान की बेटी मीरा शहबाज का। ये नकाह शहबाज खान की सरपरस्ती में हुआ था, इसलिए जल्द अज जल्द मेरी बीवी को मेरे हवाले कर दो, वरना एसपी साहब केस डलवाने तो थोड़े बहुत मुझे भी आते हैं। रफीक न्याजी के बाप पर हशाम ने फौरन लिफाफा चाक किया था जिसमें से मिनरा और रफीक न्याजी का नकानामा बरामद हुआ था, जिसे देखकर हशाम के वाकई होश उड़ गए थे। क्या बकवास कर रहे हो तुम उसके बाप की उम्र के हो। शहबाज खान कभी भी अपनी बेटी का निकाह तुमसे नहीं करवाएगा और अगर ये सच है तो ये बात पहले क्यों सामने नहीं आई? फेक है ये सब, मैं नहीं मानता। हशाम किसी सूरत की बात मानने को तैयार नहीं था। मिन्ना का रोता सहमा हुआ हसीन चेहरा बार बार उसकी नजरों के सामने समा रहा था। क्या हो गया है एसपी साहब आपको? एक मुजरिम के बारे में कोई बात इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? जो शख्स अपना जमीर बेच सकता है, क्या वो अपने किसी मुफाद की याद अपनी बेटी को नहीं बेच सकता? बहुत वक्त है तुम्हारे पास एसपी साहब, अच्छे से सोच लो इस बारे में। इतने बड़े इज्जतदार खानदान से ताल्लुक रखते हो, इंसान में आकर क्यों अपना नाम खराब करना चाहते हो? और जहां तक रही निकाह की सच्चाई की बात, तो तुम्हारे हाथ में मौजूद निकाहनामा इस बात का गवाह है। अच्छी तरह से अपनी बात हशाम को समझाते रफीक नियाजी फोन बंद कर चुका था, जबकि हशाम की नजर निकाहनामे पर मौजूद मिन्ना के साय पर टिकी हुई थी। न जाने क्यों उसे बेहद गुस्सा आ रहा था। उसका दिल चाह रहा था कि हर चीज तहस नहस कर दे।